हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल माय एग्ज़ाम सॉल्यूशन। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर आई हूँ आपके लिए, जो कि है शीत युद्धोत्तर मुद्दे। यानी कि शीत युद्ध तो हमने बहुत बार सुना है पॉलिटिकल साइंस में, शीत युद्ध के बारे में, कोल्ड वॉर के बारे में। बट जब वो अंत हो गया, उसका मतलब एंड हो गया वो, तो उसके बाद क्या मुद्दे आए, क्या हमारे जो विश्व में अब क्या रह गया था, ऐसा जो चुनौतियां थी सभी राज्यों के समक्ष, तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। MPS 02 का आपका ये एक चैप्टर है, MPS 02 की फर्स्ट बुक का। और आपको मतलब ये पूरे चैप्टर में इसमें बताऊंगी क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको पता होने चाहिए और जिस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, उन चीज़ों को मैंने यहाँ पे ऐड किया है। तो इसमें आप वीडियो को एंड तक देखेंगे। सारा जो है आपका शीत युद्धोत्तर मुद्दे, जो आपका पूरा चैप्टर है, इसमें जितने भी पॉइंट्स आपके आप इग्नू की बुक में अपने देखेंगे, काफ़ी लेंथी में वहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ पे उसी को मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूँगी आपके चैप्टर में क्या दे रखा है। और ये जो शीत युद्ध का जो टॉपिक है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप 12th में आप पढ़ेंगे इसके बारे में, फिर आप BA में भी पढ़ेंगे, उसके बाद आप मास्टर पॉलिटिकल साइंस करेंगे, उसमें भी जो है शीत युद्ध हमेशा पूछा जाता है। और ये आगे भी मतलब जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस के अंदर। तो उससे रिलेटिव जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो मैं आपको बताऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि अगर आप MA पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ पे हम आपको MA के सारे ही चैप्टर्स में अपने चैनल माय एग्ज़ाम सॉल्यूशन पे डालती रहूँगी। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और जो है आपका पूरा सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं शीत युद्ध के बाद से, यानी कि शीत युद्ध जब ख़त्म हो गया था उसके बाद क्या मुद्दे आए थे हमारे समय। तो शीत युद्ध कब हुआ था, पहले से थोड़ा जो है हम पहले पीछे देख लेते हैं, थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। शीत युद्ध के टाइम पे क्या हुआ था, दो महाशक्तियाँ रह गई थी। पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो है हमारे विश्व में काफ़ी जो है हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिली थी, यानी कि काफ़ी जो है नुकसान हो गया था हमारी अर्थव्यवस्था का। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ, उसके बाद जब ये ख़त्म हो गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसके बाद शीत युद्ध आया। शीत युद्ध में सिर्फ दो महाशक्तियाँ थी विश्व के अंदर, एक थी अमेरिका और दूसरी थी सोवियत संघ। तो अमेरिका और सोवियत संघ एक दो बड़ी महाशक्तियाँ थी, और सोवियत संघ भी वहाँ पे जो है अमेरिका से थोड़ी कम थी, और उसमें भी काफ़ी कमियां की वजह से, अपनी ही कई नीतियों की वजह से सोवियत संघ जो है वो विघटन हो गया था उसका, यानी वो टूट गया था। फिर एक ही शक्ति बची थी अमेरिका। सोवियत संघ का विघटन हो गया था 8 दिसंबर 1991 को ये हुआ था। अपनी ही नीतियों की वजह से कुछ जो है अपनी आर्थिक नीतियाँ ये इतने जो है नहीं चला पाया था। और बात करें अगर इनकी, जैसे इनकी वहाँ के उस टाइम के नेता थे गोबाचार्य जी, जिनकी जो है बहुत से कारण माने जाते हैं वैसे तो सोवियत संघ के टूटने के, पर उनकी जो है नीतियाँ उस वक्त सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी। वो अपने देश को जो है इतना मतलब प्रोग्रेस नहीं कर पाए थे, और उनके देश के लोगों को भी पता चल गया था कि हम जो है अमेरिका से काफ़ी पीछे हैं। और यहाँ पे उन्हें जब इस बात का पता चला तो वो सोवियत संघ से जो है उनको मतलब अलग हो गए, और उनके मन में जो है ये लगा कि हम बहुत पिछड़े हुए हैं और यानी हमारा विकास नहीं कर पा रहे हैं, हमारे जो भी गोबाचार्य जी हैं या हमारे सोवियत संघ में हमारा विकास नहीं हो पा रहा है। तो उसके बाद यहाँ पे सोवियत संघ का भी विघटन हो गया और एक ध्रुव बचा जो था अमेरिका। तो अब अमेरिका क्या हो चुका था, पूरे विश्व में एक महाशक्ति बन चुका था, एक अकेली शक्ति जिसके पास की सभी तरह की सारी ताकतें थी हर क्षेत्र की, चाहे हम आर्थिक क्षेत्र में कहें, चाहे राजनीतिक में कहें, और सामाजिक, सब तरह से जो है ये सैन्य शक्ति भी इसकी बहुत बड़ी थी। हर तरह से अमेरिका जो है एक संपन्न रूप से महाशक्ति बन चुका था। तो अब सब देशों के समक्ष ये चुनौतियाँ आई, तो यहाँ पे एक ध्रुवीयता अमेरिका हो गया। और 8 दिसंबर 1991 को जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो अमेरिका जो है एक महाशक्ति बन गया। उसके बाद राष्ट्र के समक्ष ये अब चुनौतियाँ आई थी कि अब उन्हें अपना विकास कैसे करना है। तो राष्ट्र राज्यों को ये लगा कि हम तो अब इतनी बड़ी शक्ति नहीं है, हमारे पास तो एक अमेरिका ही है हमारे यहाँ, तो हम क्या कर सकते हैं, अमेरिका के साथ मिलकर अपना विकास कर सकते हैं। उनके पास एक यही ऑप्शन था कि अमेरिका के साथ अगर वो मिल जाए तो अमेरिका जो है उनकी मदद करेगा और उनको जो है सारी उनकी ज़रूरत की चीज़ें जो होती हैं वो उन्हें मुहैया करवाएगा। तो वो उनका विकास सिर्फ इसी तरीके से हो सकता था। उनको उनकी चुनौतियाँ ये थी कि उनको राज्य का अपना स्तर बनाना था, और ये तभी संभव हो सकता था जबकि वो अमेरिका के साथ अपने संबंध बढ़ा लें।
ताकि उससे हेल्प ले सके, कभी भी उनको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़े तो वो अमेरिका के पास जा सके। तो यहाँ पे उन्हें राज्य का स्तर बनाने का एक जो है उनके पास एक ऑप्शन, मतलब एक उन्हें राज्य का स्तर बनाना एक चुनौती थी उनकी। और इन सब चीज़ों में भूमंडलीकरण और ने भी हेल्प करी। यानी भूमंडलीकरण क्या होता है, पूरे विश्व में जब सारी जो है देश मिलकर आपस में किसी भी वस्तुओं का या नीतियों का आदान प्रदान करते हैं, तो भूमंडलीकरण ने भी इस चीज़ में काफ़ी हेल्प करी। और जो है राज्य की मतलब एक जो चुनौती थी उसके लिए, उसको पूरा करने के लिए इन्होंने भूमंडलीकरण को अपनाया। और भूमंडलीकरण भी यहाँ पे एक चुनौती ये इसकी मतलब लोगों को देखने को मिल रही थी कि वो उससे हेल्प तो ले सकते थे, पर भूमंडलीकरण में क्या होता है, अगर हम कोई भी नीति अपनाते हैं या मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम किसी की नीतियाँ अपना रहे हैं, किसी से हेल्प ले रहे हैं, है ना, तो उससे क्या होता है हमारे पूरे देश पे इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। भूमंडलीकरण में हम जो भी डिसाइड करते हैं, जैसे बहुत सारी जो है शक्तियाँ मिलके, बहुत सारे देश मिलके आपस में जो भी चीज़ें डिसाइड कर रहे हैं, जो भी नीतियाँ किसी से ले रहे हैं, अपना रहे हैं, तो वो किसी और देश की होती हैं। और कोई और देश क्या करता है, अपने हिसाब से उसे अपने देश के अकॉर्डिंग जो है एक नीति बनाता है। पर अगर हम उसे अपनाते हैं तो उसका इफ़ेक्ट जो है हमें अपने राज्य में भी देखने को मिलता है। तो उसका हो सकता है कि हमारा जो है उसकी नीतियाँ हमारे देश में हमें सूट ना करे, ऐसा भी हो सकता है। तो ये एक चुनौती के रूप में यहाँ पे आया था। और यहाँ पे अमेरिका की एक और चुनौती थी कि यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे हम सब राष्ट्रों के बीच एक और ये चुनौती का कारण बना कि जर्मनी जो था पहले 2 भागों में बटा हुआ था जो, तो ये भी अब एक हो चुका था। अब जो मतलब इन दोनों ने अपने अलग अलग हो गए थे। और यहाँ पे एक जैसे कि बर्लिन की दीवार का मुद्दा बहुत फेमस होता है यहाँ पे, तो बर्लिन की दीवार जो है यहाँ पे अब टूट चुकी थी और जर्मनी के दोनों भाग जो है अब वो साथ में मिल चुके थे और काफ़ी ताकतवर यहाँ पे हो गए थे। तो ये सब थी राज्य के समक्ष चुनौतियाँ। और इनके पास जो है एक ही ऑप्शन अब रह गया था कि हम अमेरिका के साथ जो है मिल जाएं और अपना विकास करें। तो यहाँ पे जो है सुरक्षा के बदलते आयाम आपके इस टॉपिक में क्या बता रखा था कि यहाँ पे अगर इस पे क्वेश्चन भी आपका बनेगा तो जो है ऐसे ही बनेगा कि आपके मतलब शीत युद्ध के टाइम पे ऐसे क्या मतलब नीति अपनाई गई थी या फिर क्या मुद्दे थे जो हमें सुरक्षा में लाने पड़े। तो शीत युद्ध के टाइम पे जो है सुरक्षा के लिए कई संधियाँ की गई थी। शीत युद्ध के टाइम पे क्या था, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, मैंने आपको बताया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड के बाद शीत युद्ध आया था। तो वहाँ पे शीत युद्ध के टाइम पे हमारे देश ने काफ़ी जो है मुसीबतें देख ली थी और विश्व में काफ़ी नुकसान हो चुका था। तो शीत युद्ध के टाइम पे क्या हुआ, दोनों महाशक्तियाँ तो थी पर दोनों देशों ने सोच लिया था कि अब हम जो है आपस में जो है लड़ेंगे नहीं। और शीत युद्ध एक जिसे कहते हैं ठंडा युद्ध, शीत यानी कि ठंडा, तो ये एक ठंडा युद्ध ही था। और जो है कुछ भी लड़ाई दोनों देशों के बीच नहीं हुई थी, हथियारों का यूज़ नहीं हुआ था, बस एक दूसरे से कंपटीशन ये देश करते रहते थे। तो इन लोगों ने क्योंकि कुछ सुरक्षा नीतियाँ भी अपना रखी थी, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि जैसा जो नुकसान हमने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वक्त देखा है वो अब हमारे देश को दोबारा देखने को मिले। तो यहाँ पे इन्होंने क्या क्या सुरक्षा की नीति अपना रखी थी, इन्होंने जो है NPT और CPT का कई तरह की इन्होंने जो है सुरक्षा नीतियाँ अपनाई थी। NPT यानी कि सभी देशों ने मिलकर एक NPT एक वो था कि कोई भी देश जो है हथियारों की अब जो है होड़ नहीं बढ़ाएगा, हथियारों का यूज़ नहीं करेगा। और जो है सभी देशों ने उस पर मिलकर हस्ताक्षर किए थे, केवल भारत को छोड़ के। तो और एक मुद्दा यहाँ पे और आता है सुरक्षा नीति के अंदर ही कि यहाँ पे सुरक्षा परिषद की जो UNO था उसकी लोकप्रियता यहाँ पे बढ़ गई थी। 1945 में इसकी स्थापना की गई। 1945 में UNO क्या करता है, कोई भी देश जो है उसके बीच कैसे शांति बना के रखनी है और कैसे जो है उनको मतलब शांतिपूर्वक उनको अपने देश की नीतियाँ चलाएं वो, और आपस में लड़े नहीं, इसका ध्यान जो है UNO को रखना था। तो UNO की यहाँ पे काफ़ी लोकप्रियता बढ़ी थी शीत युद्ध के टाइम पे, क्योंकि अब वो जो है वॉर नहीं होने देने चाहते थे। अब जो है अब वो नहीं चाहते थे कि विश्व को अब दोबारा नुकसान झेलना पड़े। तो 1945 में सुरक्षा परिषद यानी कि UNO ने ये सब कदम उठाए थे और जो है यहाँ पे उसकी लोकप्रियता बढ़ गई थी, क्योंकि सभी देश चाहते थे कि अब कोई जो है कोई मतलब युद्ध ना हो। और सुरक्षा
परिषद ने इसमें अहम भूमिका अपनी निभाई कि कोई युद्ध इस टाइम पे हमें नहीं होने देना है। तो इस वजह से यहाँ पे यूएनओ की लोकप्रियता काफ़ी बढ़ गई थी 1945 में। उसके बाद कई विकास संस्थान भी बनाए गए, जिससे कि जो भी हमारे देश को नुकसान हुआ है अब हम उसको कैसे कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे कह दिया गया था, मतलब यूएनओ को, कि संयुक्त राष्ट्र केवल वही कार्य करे जो सफल हो सकते हैं, विभागीय कार्य विकास संस्थानों को दे दिए जाए। यानी कि अब यूएनओ को कह दिया गया था वो वही कार्य करे जो कि सफल हो सकते हैं। यानी कि अब यूएनओ के समक्ष ये आ गया था कि वो ऐसे ही कार्य मतलब कुछ करे कि वो उसको पता है कि ये कार्य जो है मेरे सफल कर सकता हूँ, मैं अच्छे पूर्वक कर सकता हूँ उस कार्य को, वही कार्य यूएनओ करे। और बाकी जैसे कि आर्थिक क्षेत्र में कार्य हैं, अब यूएनओ का यहाँ पे क्या काम था कि वो है यूएनओ सारे देशों के बीच शांति रखे, किसी भी देश के बीच युद्ध ना होने दे, ये सिर्फ यूएनओ का काम था। पर अब जो है आर्थिक क्षेत्र में जो काम किए जाने हैं, व्यापार के क्षेत्र में जो काम किए जाने चाहिए, मुद्रा के लिए, अपनी देश की जो है आर्थिक नीतियाँ बढ़ाने के लिए और जो है अर्थव्यवस्था को जो है ठीक करने के लिए अब जो काम किए जाने चाहिए, उसमें यूएनओ जो है इतना भागीदार नहीं हो सकता। तो उसने जो है कई तरह के यहाँ पे संस्थाएं बनाई गई जो कि है ये सब काम संभालेंगी। तो विश्व बैंक क्या करता है, यहाँ पे सभी देशों को जो है उनका मतलब व्यापार करने के लिए कोई भी उनको अगर निवेश की ज़रूरत है, कोई भी उन्हें कर की ज़रूरत है तो वो उन्हें मुहैया करवाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का भी यही कार्य है। और ये सब मिलके विश्व व्यापार संगठन WTO की यहाँ पे स्थापना की गई। और WTO मतलब कि जो है उनका, और यहाँ पे जो है इनका मतलब विश्व व्यापार संगठन का क्या कार्य था कि देश में हम किस तरह से व्यापार को बढ़ा सकते हैं, अपने व्यापार के जो लक्ष्य हैं जो उनको कैसे हम अपने जो है पार कर सकते हैं और उनके लिए क्या क्या हम कर सकते हैं, वो विश्व व्यापार संगठन का यहाँ पे कार्य तय किया गया। और ये सब जो है देश में कैसा व्यापार होएगा, कैसे हम लाभ कमा सकते हैं, ये सब विश्व व्यापार संगठन जो है कार्य करेगा। तो इन सब विकास संस्थानों में अब जो है विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व व्यापार संगठन को यहाँ पे वरीयता दी गई। यानी कि उनका अब कार्य यहाँ पे सौंपा गया कि वो जो है मतलब कि सारे आर्थिक क्षेत्र में जो भी कार्य किए जाने हैं, जो भी हमारे देश में व्यापार बढ़ाना है, मुद्रा से रिलेटिव जो है चीज़ें बढ़ानी है, हमारे देश में पैसा बढ़ाना है हमें, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इन सब संस्थाओं को हमें बना के इन्हें मजबूत करना पड़ेगा। और संयुक्त राष्ट्र जो है यहाँ से थोड़ा पीछे हट जाए अपना, और वो वही कार्य करे जिसको उसे लगता है कि वो उसे सफलपूर्वक कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पे इन विकास संस्थानों की स्थापना की गई। तो पूरे चैप्टर में आपके जो है इम्पॉर्टेंट यही था, मैंने आपका मतलब चैप्टर पढ़ा था, इसमें सिर्फ थीम्स जो है मैंने आपको एक्सप्लेन करी है। और तो इसमें काफ़ी शॉर्ट में मतलब आपका पूरा टॉपिक यहाँ पे समझाया गया है। पर आपको इसके अगर फुल नोट्स चाहिए जिसमें कि जो है सभी चीज़ों की एक्सप्लेनेशन होगी और आपके जो भी क्वेश्चन आंसर्स होंगे हमसे, इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल इग्नू में पूछे जाते हैं उसको भी हम लोग लेकर आएंगे। तो ये सब स्टूडेंट्स की अगर डिमांड होगी तो हम जो है क्वेश्चन आंसर इसके बनाएंगे कि आपको जो है अपने कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है या फिर कितने भी मार्क्स का आता है तो आपको उसका आंसर कैसे देना है और क्या क्या आप मतलब ऐड कर सकते हैं, क्या आपका जो है मेथड रहना चाहिए आंसर लिखने का, ये सब जो है अगर आपका स्टूडेंट का डिमांड आता है तो हम वो भी बनाएंगे। तो स्टूडेंट हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका जो है आपको क्या ऐसा इम्पॉर्टेंट लगता है जो हमें ऐड करना चाहिए या फिर आपको जो रिक्वायरमेंट है। और आप हमें ये भी बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो अगर आपको कोई और से टॉपिक पे चाहिए, आपका कोई और टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस का जो आपको नहीं समझ में आता है या आपको चैप्टर बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है, तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम सारे चैप्टर्स जो हैं यहाँ पे कवर करेंगे। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो जो है आपको कौन से सब्जेक्ट पर चाहिए या फिर कौन से आपको टॉपिक पे चाहिए।